हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ अथवा तैनवी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। मतलब कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो निरक्षीय स्थिति पे कोई बिंदु P हो, उस पे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए व्यंजक क्या होगा। तो मान लेंगे, माना किसी दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के माइनस Q तथा प्लस Q2 के कारण, माइनस Q1 या Q1 या Q2 भी लिख सकते हैं, माइनस Q तथा प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से यहां, अब यहां पे हमारे पास हमने माना हुआ कि ये A पे है और ये हमने माना हुआ है B पे है। तो A से अब हमें P की दूरी चाहिए और हमें B से P की दूरी चाहिए। हमें A से O की दूरी पता है, L है, क्योंकि इसकी पूरी दूरी होती है 2L, यानी कि आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक की L हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की ये भी L हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने R माना हुआ है। हमें A से P की दूरी चाहिए, तो हम जान रहे हैं कि A से P की दूरी B से P की दूरी के बराबर लिख देंगे, चूंकि AP बराबर BP। और हमें दिख रहा है कि ये जो कोण है ये लंब इस पे पड़ा हुआ है, तो लंबवत है, तो जो ये कोण है 90 अंश का ही होगा, इसलिए ये जो त्रिभुज बनेगा ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम लोगों को पता है कि अगर हमें ये पता है कि इसके बीच की दूरी पता है और इसके बीच की दूरी पता है, तो ये दूरी हमें पता हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट यहाँ की दूरी L² प्लस R²। ठीक, तो अभी हमें ये दूरी भी पता चल गई। अब ये दूरियां हमें पता चल गई हैं। अब हमें करना क्या है, ये जब दूरी पता चल जाएगी तो हम इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः हम मान लेते हैं E1 तथा E2 हैं। अब जब E1 तथा E2 हैं तो लिख लेंगे इसलिए E1 बराबर हो जाएगा हमारे पास, जो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q बटे कोई भी एक आवेश Q बटे, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट L² प्लस R² का होल स्क्वायर। यानी कि अब ये क्या होगा, ये हमारा जो E1 है ये स्क्वायर होगा तो हट जाएगा, ये हमारा B से P की तरफ है, B से P की ओर। अब हम P से A की ओर निकाल लेते हैं, तो E2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पे Q बटे सेम वही चीज अंडर रूट L² प्लस R², इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे P से A की ओर। अब ये दोनों तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकल गई, लेकिन हम करते क्या है कि इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है इन्हें दो घटकों में विभाजित करते हैं, लंबवत घटक और समांतर घटक। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित करने पर, तो दो घटकों में वियोजित करेंगे तो एक लंबवत घटक और एक समांतर घटक हो जाएगा वियोजित करने पर। तो लंबवत घटक जो है
ये लंबवत घटक ये जो है परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण ये निरस्त हो जाएगा। लेकिन लंबवत घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएगा। ठीक। लेकिन जो समांतर घटक है लिखेंगे, लेकिन समांतर घटक क्रमशः जो होंगे वो E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा होंगे। ठीक। अब जो उनपे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगी। लिखेंगे इसलिए जो E है E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें यहाँ पे cos थीटा दिख रहा है तो हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है हमारे पास कि ये आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमें पता है L है और कर्ण का मान हमने निकाला ही है √L² प्लस R²। अच्छा, जब भी कोई चीज कर्णीय होता है तो इसका मतलब होता है उसके पावर 1/2 है। इसे लिख सकते हैं L बटे L² प्लस R² के घाते 1/2। अब हम cos थीटा का भी मान निकाल लिए। चूंकि लिख देंगे, चूंकि जो E1 है बराबर है E2 के। देखिए क्यों E1 E2 के बराबर है, यहाँ पे E1 का मान 1/4πε0 के, यहाँ पे भी Q अपान √R² L² प्लस R² का होल स्क्वायर करेंगे तो L² प्लस R² हो जाएगा। ये भी यहाँ पे भी E2 का मान वही है, यानी कि E1 और E2 बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं जो E बराबर, या तो E1 को E1 में जोड़े तब भी 2E1 हो जाएगा, या फिर E2 को E2 में जोड़ेंगे तो E2 हो जाएगा। तो 2E1 cos थीटा। अब हम मान रख लेते हैं तो हो जाएगा 2E1 का मान है हमारे पास 1/4πε0 और यहाँ पे K, ठीक, और यहाँ पे Q बटे L² प्लस R²। क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो करड़ी हट जाती है। और यहाँ पे cos थीटा का मान रख दें हम लोग, cos थीटा का मान रख देंगे तो आएगा L बटे आ जाएगा L² प्लस R² का पावर 1/2। ठीक। तो अब इसको यहाँ पे करते हैं तो इसलिए E बराबर अब हमारे पास हो जाएगा 2 का गुणा होगा 1 में तो 2 करने 2QL, यानी कि हो जाएगा 2QL, या फिर इसको अलग ही रहने देते हैं। ये 1/4πε0 को अलग लिख लेते हैं, 1/4πε0 यहाँ पे K और यहाँ पे हो जाएगा 2QL बटे। अब देखिए जब भी हमारा बेस सेम होता है तो जो पावर होता है ऐड हो जाता है, यानी कि जब भी आधार हमारा बराबर होता है तो जो घाते होती हैं जुड़ जाती हैं। तो इसके घाते कुछ नहीं, यानी कि इसके घाते 1 है, तो जब भी इसके घाते 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो इसके घाते 3/2 हो जाएगा। 2 करने 2 और 2 1 3/2 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि L के पावर 2 प्लस R के पावर 2 के पावर 3/2 हो जाएगा ये। यानी कि हम लिखेंगे E बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 K, और 2QL बराबर हमें पता है कि होता है P, और यहाँ पे हो जाएगा L² प्लस R² के पावर 3/2। अब यहाँ पे सभी शर्तें हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 2QL बराबर P होता है, और मान लेंगे कि यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा है तो इसलिए L² बहुत छोटा होगा तुलना में R² के।
तो इसलिए हमारे पास E बराबर हो जाएगा, और डायरेक्ट हम निर्वात भी रख लेते हैं, और K बराबर 1। और क्यों 1 होता है? क्योंकि अगर निर्वात अथवा वायु हो तो अब हम करेंगे क्या? तो E बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान तो 1 रख देंगे, P बटे, अब L स्क्वायर था तो L स्क्वायर तो नगण्य हो जाएगा, R स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर की घाते 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि E बराबर आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R⁻3। यही हमें फाइंड करना था। आशा है वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी आराम से घर पे बैठ के लॉकडाउन में आराम से घर पे बैठ करके पढ़ाई कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।